लेक्चर नंबर 3 है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर। और इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ पास पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक से रिलेटेड। जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था स्पेसिफिक चार्ज से रिलेटेड। तो आमतौर पर जो एमसीक्यूज आता है कुछ तो मैंने बता दिए थे आपको। और एक आपके पास पूछा जाता है अबाउट द रेशो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज पहला जो इसमें केस मैं डिस्कस करूँगा उसमें हम देखेंगे कि अगर आपके पास पार्टिकल प्रोटॉन है और दूसरा पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल है तो उनकी स्पेसिफिक चार्ज की रेशो किसके इक्वल होगी? अल्फ़ा पार्टिकल। तो स्पेसिफिक चार्ज होता है हमारे पास E/m। सपोज ये आपके पास प्रोटॉन है और ये आपके पास स्पेसिफिक चार्ज है अल्फ़ा पार्टिकल का। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जो प्रोटॉन है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होते हैं। मैस ऑफ प्रोटॉन एज इट इज़। जबकि अगर अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें तो अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और अगर आप उसके मैस की बात करें तो वो आपके पास 4 टाइम्स ऑफ मैस ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, वो आपके पास 4 टाइम्स ऑफ मैस ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो आपके पास m से कैंसिल हो जाएगा, e से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 4/2। तो रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा 2/1। मीन्स आपके पास जो चार्ज टू मैस रेशो है और या फिर स्पेसिफिक चार्ज की रेशो है ऑफ प्रोटॉन टू अल्फ़ा पार्टिकल, वो आपके पास किसके इक्वल होती है? वो आपके पास इक्वल होगी 2/1 के। इसी तरह आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पूछा जा सकता है, या इसका रिवर्स कर ले अल्फ़ा टू प्रोटॉन भी पूछा जा सकता है, तो वो डेफिनेटली 1/2 हो जाएगी। प्रोटॉन टू अल्फ़ा आपके पास 2/1 है। सिमिलरली आपके पास जो रेशो है बिटवीन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन, वो आपके पास किसके इक्वल होगी? प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, वो आपके पास इक्वल होगी E/m(p), E/m(e). अब चार्ज तो दोनों पर ही सेम होता है। ठीक है, जबकि जो प्रोटॉन का मैस होता है, प्रोटॉन आपके पास 1836 टाइम्स हैवियर होता है मैस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और इसके ऊपर भी चार्ज आपके पास इतना ही है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो गया, ई से कैंसिल हो गया, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1/1836। तो इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएगी 1/1836, या फिर इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन होता तो डेफिनेटली 1836/1 आती। तो आपके पास चार्ज टू मैस रेशो ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल आ जाएगी? 1/1836 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह आपसे दूसरे पार्टिकल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। फेमिलियर पार्टिकल्स ही होंगे डेफिनेटली। आपके पास इलेक्ट्रॉन टू अल्फ़ा पार्टिकल पूछा जा सकता है, या अल्फ़ा टू इलेक्ट्रॉन पार्टिकल पूछा जा सकता है, या फिर अगर आपसे कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आपके पास जो चार्ज टू मैस रेशो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रोटॉन है कि जो चार्ज टू मैस रेशो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो के 1/1836 टाइम्स होती है। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज टू मैस रेशो है वो प्रोटॉन के 1836 टाइम्स होती है। ठीक है, प्रोटॉन की चार्ज टू मैस रेशो के 1836 टाइम्स होती है। ठीक है,
तो ये आपके पास मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप देखें तो आप एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, एक्सप्रेशंस पूछे जा सकते हैं लीनियर मोमेंटम के, एंगुलर मोमेंटम के और काइनेटिक एनर्जी के। पास पेपर में ये एक्सप्रेशंस आए हुए हैं। सो एक्सप्रेशन फॉर लीनियर एंगुलर मोमेंटम and काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था चार्ज टू मास रेशियो का कि E/m हमारे पास इक्वल होता है V डिवाइड बाई BR के। यहाँ पर V वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आप इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं EBR। MV आपको पता है मोमेंटम के इक्वल होता है, तो मोमेंटम आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, EBR के इक्वल आ जाएगा। इसके अलावा आप एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन किस तरह से लिखेंगे, आप लोगों को मालूम है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है मोमेंट आर्म और मोमेंटम का। तो यहाँ पर आर एज इट इज़ मोमेंटम किसके इक्वल आया था, EBR के मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये EBR स्क्वायर बन जाएगा। So from this expression P is directly proportional to R. From this expression angular momentum is directly proportional to R square. और इसी तरह काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड भी हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है 1/2 mv स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस mv स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2ke। अगर आप दोनों साइड पर इसको m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 2mke। दिस इम्प्लाइज डैट कि आपके पास जो mv है वो किसके इक्वल होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2mke। और mv हमें मालूम है कि किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2mke। सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आप दोनों को कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का भी एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक्सप्रेशन क्या आएगा, हमारे पास स्क्वायर रूट 2mke किसके इक्वल है, या हमारे पास इक्वल है EBR के। मोमेंटम की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर लें, स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो 2mke है ये इक्वल आ जाएगा E स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है। और ke किसके इक्वल आ जाएगा, ke हमारे पास इक्वल आ जाएगा E स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा ये चार्ज टू मास रेशियो वाले एक्सप्रेशन से। या आपके पास कुछ MCQs थे रिगार्डिंग चार्ज टू मास रेशियो, और इस तरह कुछ MCQs आपके पास पेपर के जो हमारे पास मोशन है चार्ज पार्टिकल की इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उससे रिलेटेड भी आते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर MCQs किस तरह से पूछा जाता है, तमाम पॉसिबल केसेस को मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल पहली सिचुएशन हमारे पास इस तरह से है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक सर्टेन रीजन पे, फर्ज कर ले वो डायरेक्टेड है टूवर्ड राइट। तो हमारे पास एक सपोज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो इस फील्ड के अंदर एंटर होता है। तो जैसे ही ये इस फील्ड के अंदर एंटर होगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी कौन सी होगी, वो अलोंग द फील्ड ही लग रही होगी। तो यहाँ पर आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपके पास जैसे ही पार्टिकल हमारे पास एंटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उसकी स्पीड हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी।
उसकी स्पीड हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। और अगर आपके पास स्पीड इंक्रीज़ कर रही है तो स्पीड इंक्रीज़ करने से हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज़ कर रहा है, एक्सेलरेशन हमारे पास अगर इंक्रीज़ कर रहा है या पॉजिटिव है, इट मीन्स सिस्टम के ऊपर या पार्टिकल के ऊपर वर्क हो रहा है और वो वर्क डन भी आपके पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, वर्क डन भी आपके पास पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यहाँ पर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता, मीन्स अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल स्पीड में एंटर होता, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर स्पीड के अंदर एंटर होगा तो बच्चे उस केस के अंदर हमारे पास जो स्पीड है वो डिक्रीज़ करेगी। स्पीड हमारे पास क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। और अगर स्पीड हमारे पास डिक्रीज़ कर रही है तो स्पीड के डिक्रीज़ करने से हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी डिक्रीजिंग होगा, मीन्स हमारे पास वो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है या नेगेटिव है हमारे पास, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इट मीन्स कि आपके पास वर्क डन भी हमारे पास नेगेटिव होगा। वर्क डन भी क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा। इसी तरह अगर आप सेकंड केस देखें तो सेकंड केस में सपोज कर लेते हैं, अभी तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा था फ्रॉम लेफ़्ट साइड। अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल लेफ़्ट साइड की बजाय राइट साइड से एंटर होता, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो पहले हमने डिस्कस किया उसमें चार्ज पार्टिकल लेफ़्ट साइड से एंटर करता। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल हमारे पास राइट साइड से एंटर होता फील्ड के अंदर, तो बच्चों इस केस के अंदर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो स्पीड होती वो डिक्रीज़ करती। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारे पास स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। और अगर स्पीड डिक्रीज़ कर रही है, वी हमारे पास अगर डिक्रीज़ कर रहा है, तो बेटे एक्सेलरेशन हमारे पास इस केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो हमारे पास वर्क डन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब आपको क्वेश्चन आए तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास चार्ज पार्टिकल फील्ड में एंट्री किस तरफ से हो रहा है, और प्लस आपके पास चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो रिलेटेड इससे वेलोसिटी से रिलेटेड, एक्सेलरेशन से रिलेटेड और वर्क डन से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। तो ये आपके पास, इसी तरह अगर आप इस केस के अंदर नेगेटिव चार्ज होता तो इस केस में नेगेटिव चार्ज की जो स्पीड है ना बच्चों, वो हमारे पास इंक्रीज़ करेगी, वो हमारे पास इंक्रीज़ करेगी। और अगर स्पीड इंक्रीज़ कर रही है, स्पीड हमारे पास इंक्रीजिंग है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा। और अगर एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव है तो वर्क डन भी क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव होगा। वर्क डन भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। और इसी तरह अगर आपके पास सिचुएशन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, सिचुएशन क्या है कि आपके पास सपोज़ अगेन सेम फील्ड है आपके पास, इसी तरह से लेफ़्ट टू राइट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है, और अब चार्ज पार्टिकल लेफ़्ट या राइट की बजाय कहाँ से परपेंडिकुलर एंटर होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, परपेंडिकुलर एंटर होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो पार्टिकल जब परपेंडिकुलर एंटर होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इस केस के अंदर आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो अलोंग द फील्ड डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डिफ्लेक्शन किसके अलोंग होगी, फील्ड के अलोंग। तो डिफ्लेक्शन आपके पास अलोंग द फील्ड होगी, अलोंग द फील्ड। ठीक है, और जब भी आपके पास डिफ्लेक्शन फोर्स होती है तो याद रखिएगा आपके पास जो वर्क डन होता है वो आपके पास ज़ीरो होता है। तो इट मीन्स कि आपके पास इस केस के अंदर जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होगा। जब भी आपके पास डिफ्लेक्शन फोर्स होगी तो वर्क डन आपके पास ज़ीरो के इक्वल होगा। और इस केस के अंदर पार्टिकल जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर होता है, सपोज मैं यहाँ पर इसकी डायग्राम बना देता हूँ कि ये मेरे पास फर्स्ट करने इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल मेरे पास परपेंडिकुलर स्पीड में एंटर हो रहा है। तो चार्ज पार्टिकल जैसे ही स्पीड में एंटर होगा तो वो आपके पास राइट की तरफ को इस तरह से बेंड कर जाएगा। ठीक है, हमारे पास वो राइट की तरफ को बेंड कर जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंटर होता परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी डिफ्लेक्ट करता, लेकिन उसकी जो डिफ्लेक्शन है हमारे पास, वो डिफ्लेक्शन जो सी है वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती, ऑपोजिट टू फील्ड। ठीक है, मीन्स आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास
जो पार्टिकल है वो फर्ज कर लें ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास पार्टिकल है विच इज़ एंटरिंग परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में जो पार्टिकल है उसकी डिफ्लेक्शन जो सी है वो हमारे पास लेफ़्ट की तरफ होगी, मीन्स वो इस तरफ को डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये आपके पास डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। ओके, ये थर्ड हमारे पास केस था। और फोर्थ केस की बात करें जो एमसीक्यू पास्ट पेपर में आ चुका है, उसमें आपके पास दोनों ही फील्ड्स मौजूद होती हैं। मीन्स आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल फर्ज कर लें कि आपके पास ये दो चार्ज प्लेट्स हैं और एक प्लेट के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मालूम है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो यह हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उसके अलावा फर्ज कर लें कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास इनटू द पेज है या इनटू द स्क्रीन है। जैसे मैंने अभी बताया हुआ बाय कन्वेंशन हम इनटू द बोर्ड या इनटू द स्क्रीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद क्रॉस सिंबल, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल जो है वो एंटर होता है। सपोज़ ये आपके पास चार्ज पार्टिकल है जो यहाँ पर एंटर हो रहा है, सपोज़ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है हमारे पास। अब इसके डिफरेंट पॉसिबल केसेस बनेंगे। डिफरेंट पॉसिबल केसेस किस तरह से बनेंगे? अगर तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है अप्लाइड फील्ड्स की, ठीक है, अगर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है अप्लाइड फील्ड्स की उसमें जो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है, या आप इस तरह से लिख दें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है वो अगर आपके पास ग्रेटर देन है किससे, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड से, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है वो हमारे पास ग्रेटर देन है किससे, मैग्नेटिक फोर्स से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स के रिस्पेक्टिवली इसको अपवर्ड डिफ्लेक्ट करना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स के रिस्पेक्टिवली इसको डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर है मैग्नेटिक फील्ड से या इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर है मैग्नेटिक फोर्स से, तो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है। तो जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो किस तरफ को होगी? डाउनवर्ड होगी। डिफ्लेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड होगी, ठीक है। मींस इस केस में आपके पास जो पार्टिकल है वो हमारे पास किधर को रिफ्लेक्ट करेगा? डाउनवर्ड। मैं उसको यहाँ पर डायग्राम की शक्ल में भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पार्टिकल था, मूव करता हुआ आ रहा था, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की फील्ड स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, तो इस केस में क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स होगी हमारे पास वो डाउनवर्ड होगी, तो पार्टिकल जो से हमारे पास डिफ्लेक्ट कर जाएगा नीचे की तरफ कुछ इस तरह से, ठीक है। और सेकंड केस या सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास इसमें क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ज़्यादा है किससे? एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस केस में जो हमारे पास डिफ्लेक्शन होगी वो डिफ्लेक्शन हमारे पास अपवर्ड होगी, ठीक है। हमारे पास डिफ्लेक्शन किधर को होगी? अपवर्ड होगी। और पार्टिकल इस केस के अंदर जस्ट लाइक अगर आपके पास देखें तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। और इस केस में जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास अपवर्ड होगी, और पार्टिकल हमारे पास इस तरह से अपवर्ड रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर आपके पास दोनों की मैग्नीट्यूड जो सी है वो इक्वल है, मीन्स थर्ड केस क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड वो दोनों इक्वल है, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड और
इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इस केस में आपके पास किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, नो डिफ्लेक्शन इन दिस केस। और ये हमारे पास जो आपने एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल भी किया हुआ वेलोसिटी स्ट्रक्चर वाला, ये उसकी कंडीशन है आपके पास, ठीक है। नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन इन दिस केस, ठीक है। हमारे पास इस केस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब प्रिसाइजली सेइंग कि अगर आप इसको देखें ना, तो आपके पास इस कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है। अब क्योंकि आपके पास अगर आप बात करें मैग्नेटिक फोर्स की, तो वो ना वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है चार्ज पार्टिकल की। तो स्पेशली जो सी सेकंड कंडीशन है ना हमारे पास, इसका आपने ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का जब आप कंपैरिजन करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि उसकी डिफ्लेक्शन किधर को है। इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो आपके पास डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स के अलोंग होगी, और अगर आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो वो डिफ्लेक्शन हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स के अलोंग होगी। और अगर दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उस केस के अंदर हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो नहीं होगी और पार्टिकल हमारे पास स्ट्रेट मूव कर जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो एक टर्म आप लोगों ने पढ़ी हुई है लॉरेंस फोर्स के नाम से। लॉरेंस फोर्स क्या है हमारे पास? लॉरेंस फोर्स एक्चुअली आपके पास इन दोनों फील्ड्स का जो नेट इफेक्ट होता है या नेट फोर्स होती है उसको कहते हैं, ठीक है। तो लॉरेंस फोर्स हमारे पास क्या है? दिस इज एक्चुअली वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। और नेट फोर्स हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल होगी? दिस इज एक्चुअली इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था हमारे पास क्यू इंटू वी क्रॉस पी। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यू कॉमन ले लिया, ई इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। ये आपके पास लॉरेंस फोर्स है, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा इसका एक रह गया चैप्टर नंबर 14 का, जिसको डिस्कस करना बाकी है, वो है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स दो तरह से डिफाइन किया जाता है। एक तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि आपके पास नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a unit area held perpendicular to field, ठीक है। मीन्स फर्ज कर लें कि हमारे पास ये एक यूनिट एरिया था, यूनिट एरिया है हमारे पास, इसमें से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी, जैसे अगर एक पास कर रही है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स एक, अगर दो पास कर रही हैं तो दो, अगर तीन पास कर रही हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स तीन है। और सेकंड डेफिनेशन इसकी की जाती है मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है कि ये हमारे पास एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट, या फिर आप इसको स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, ठीक है। और होगा क्या डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू बी ए कोस थीटा। और यहाँ पर ये जो थीटा है
दिस इज एक्चुअली एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B एंड वेक्टर एरिया A के दरमियान आपके पास एंगल है। और उसके अलावा याद रखिएगा आपके पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आप किससे से निकालते हैं, आपने जिस सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, तो ये नॉर्मल जो है आपके पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फर्दर आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, फ्लक्स मिनिमम कब होगा, इसको भी देख लेते हैं। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये मैक्सिमम होगा जब आपके पास एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। तो फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम होगा विच इज इक्वल टू B है। फ्लक्स आपके पास मिनिमम होगा जब आपके पास एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, फ्लक्स आपके पास मिनिमम कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। फ्लक्स हमारे पास मिनिमम होगा 0। और फ्लक्स जौन सा है हमारे पास हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू होगा जब एंगल हमारे पास 30 डिग्री होगा। देन फ्लक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि cos 30 आपको पता है 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, और मैक्सिमम फ्लक्स वाला केस है ना, इसमें वो दो तरह से आपको यानी कि एंगल की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसको वो इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकता है कि भाई सिंपल आपके पास जो थीटा है दिस इज एक्चुअली एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड A। सो फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन वेक्टर एरिया A and B magnetic field are parallel। और दूसरा वो इसको इस तरह से लिखेगा कि फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन सरफेस इज प्लेस्ड या फिर हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, सरफेस का मतलब है कि ये आपके पास सरफेस है और ये आपके पास वेक्टर एरिया है, तो सरफेस परपेंडिकुलर है और वेक्टर एरिया जो है हमारे पास वो पैरेलल है। इसी तरह मिनिमम के केस में भी वो आपको इसी तरह से पूछता है। मिनिमम के केस में वो आपको कहेगा कि आपके पास जो फ्लक्स है वो मिनिमम होगा व्हेन वेक्टर एरिया A and B आर परपेंडिकुलर, उल्टा कर देंगे। ठीक है, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि व्हेन सरफेस इज प्लेस्ड या हमारे पास हेल्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड B, मीन्स आपने सरफेस को इस तरह से प्लेस किया लाइक दिस। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी, वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है जबकि सरफेस पैरेलल है। तो ये दो तरह से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सा ये यूनिट नंबर 3 है वो भी ख़त्म होता है। थैंक यू।